हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर किया था वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लास 12। तो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था? इंट्रोडक्शन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग, असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अब हम आगे इंटेलिजेंस एंड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस स्टार्ट करेंगे, राइट? तो शुरू करने से पहले बेटा एक चीज़ आपको बोल दूं कि आप अपनी बुक्स को हमेशा साथ रखा करो, ठीक है? ताकि आपको कम से कम वीडियो की तरफ फोकस करना पड़े, ठीक है? अपनी बुक्स को साथ रख के बुक्स से पढ़ा कीजिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही आप वीडियो की तरफ अपना ध्यान रखें, ओके? क्योंकि वीडियोस जो होती हैं वो आपके लिए उतनी बेनिफिशियल नहीं होती, आपकी आंखों के लिए, या फिर फ़ोन ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि अपनी बुक्स अपने पास रखा करो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। आगे स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा पिछला रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है? क्या पढ़ा था? इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग। हमने इसमें क्या पढ़ा था कि हर एक पर्सन जो होता है किसी दूसरे पर्सन से डिफरेंट होता है, ठीक है? पर्सन ही नहीं, दुनिया में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, वो सब किसी ना किसी बेसिस पे एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है? तो ह्यूमन बीइंग भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। फिजिकल एस्पेक्ट्स को लेकर भी उनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को लेकर भी हम सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, ठीक है? तो ये दोनों कौन से डिफरेंसेस थे? आपकी हाइट को लेकर या वेट को लेकर या कॉम्प्लेक्शन को लेकर या आपकी पर्सनैलिटी, बिहेवियर, आपकी इंटेलिजेंस, वो सारी चीज़ें मिलकर आपको किसी दूसरे पर्सन से अलग बनाती हैं, डिफरेंट बनाती हैं, ठीक है? तो इसे कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ओके? नेक्स्ट क्या था? असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अब अगर हमें पता है कि डिफरेंसेस हैं, ठीक है, सभी में डिफरेंसेस हैं, हर अलग अलग एट्रीब्यूट्स पे डिफरेंसेस होते हैं, तो हमें उन्हें असेस भी करना पड़ेगा, ठीक है? अगर हमें उन डिफरेंसेस को साबित करना है या उन डिफरेंसेस का पता लगाना है तो उन्हें असेस करना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिनके थ्रू हम अपने डिफरेंसेस को या किसी की पर्सनैलिटी को या किसी की बिहेवियर को हम असेस करते हैं, ठीक है? तो कौन कौन से हमने यहाँ पे टेस्ट पढ़े थे? फॉर्मल या इनफॉर्मल टेस्ट पढ़े थे, ठीक है? उनकी एक्सप्लेनेशन आगे है। क्या था? सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। इनमें हमने क्या पढ़ा था? इंटेलिजेंस, ठीक है? किसके बेसिस पे हम किसी दूसरे पर्सन को असेस करते हैं? उसकी इंटेलिजेंस के बेसिस पे, ठीक है? कि उसकी इंटेलिजेंस कैसी है, वो किस तरह से अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करता है। क्या बताया था इसमें कि इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि आप अपने एकेडमिक फ्रंट पे कितने मार्क्स लेते हो, आप टॉपर हो या नहीं हो, ठीक है? इंटेलिजेंस का मतलब उन्होंने बताया है कि आप अपने इन्वायरमेंट में किस तरह से डील करते हो, ठीक है? कंडीशंस को किस तरह से डील करते हो, पॉजिटिवली, नेगेटिवली, कैसे, ठीक है? अपनी जो नॉलेज है उसका यूज़ कैसे करते हो, ठीक है? नेक्स्ट है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स। एप्टीट्यूड में क्या आते हैं बेटा? एप्टीट्यूड में आपकी स्किल्स आती हैं, राइट? हमने पढ़ा था ना कि हम सब में कोई ना कोई हुनर होता है, ठीक है? वो हुनर हमें दूसरों से अलग बनाता है, ठीक है? जैसे आप में से कोई पॉइंट होगा अच्छा, तो ज़रूरी थोड़ी ना सारे पॉइंट्स होंगे। कुछ लोग होते हैं जिनमें ऐसी स्किल होती है कि वो पॉइंट्स बन जाते हैं, ठीक है? कुछ लोग होते हैं जिनमें ड्राइंग की स्किल होती है, तो आपके आसपास सभी ड्राइंग थोड़ी करते होंगे, सभी पेंटर थोड़ी होंगे, है ना? तो आप अगर ड्राइंग करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास वाले सारे ड्राइंग करते होंगे। आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो स्किल है, वो आपको दूसरों से अलग बनाती है, राइट? नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने? इंटरेस्ट के बेसिस पे हमें डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है? हम सबके इंटरेस्ट बेटा अलग अलग होते हैं, राइट? हमारे ऐसा नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट अगर टीचिंग में है तो आपका भी टीचिंग में इंटरेस्ट होगा, हो सकता है आप कुछ और बनना चाहते हो, ठीक है?
पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी सबकी अलग अलग होती है, ये तो हम मानते हैं, राइट। हमारे जो हमारा बिहेवियर है, हम जिस तरह से बात करते हैं, हम जिस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं, हमारे यूनिक करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमें दूसरों से अलग बनाते हैं, राइट। अब नेक्स्ट था वैल्यूज़, कि किसी पर्सन में किस तरह की वैल्यूज़ हैं, या वो किस तरह का पर्सन बनेगा, या वो कैसे एक्शन लेगा, ठीक है। अब इमोशनल पर्सन है तो इमोशनली एक्शन लेगा, किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को इमोशनली हैंडल करेगा। अगर वो बंदा बहुत लॉजिकल है तो वो लॉजिकली हैंडल करेगा, ठीक है। ऐसे लोग पॉलिटिशियंस बनते हैं बड़े होकर, तो ये चीज़ भी हमें दूसरों से डिफरेंट बनाती है। नेक्स्ट पढ़े थे हमने असेसमेंट मेथड्स, जिनके थ्रू हम असेस करते हैं, राइट। तो वो क्या थे? फर्स्ट वाज साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, ठीक है, जिनके थ्रू हम असेस करते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं कुछ, ठीक है, जिनके थ्रू हम दूसरों के पर्सनैलिटी, बिहेवियर या उनके एट्रीब्यूट्स को चेक करते हैं, उनके एटीट्यूड को चेक करते हैं, उनकी इंटेलिजेंस को टेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाज इंटरव्यू। इंटरव्यू मेथड आप सबको पता ही है, ठीक है। किसी को इंटरव्यू करना, किसी को सामने बिठाकर क्वेश्चनिंग करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन को सीक करना, उसी से उसकी इंफॉर्मेशन लेना, राइट। उससे क्वेश्चन करके इंटरव्यू मेथड से हम उसकी इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाज केस स्टडी। ये मैंने आपको बताया था बेटा कि इसमें जो इन डेप्थ स्टडी होती है किसी इंडिविजुअल की, ठीक है, इसमें हम हर तरह की इंफॉर्मेशन पर्सन के बारे में लिखते हैं, उसकी पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की, ठीक है। ओके बेटा, इसमें उसकी प्रेजेंट इलनेस आती है, पास्ट इलनेस आती है, उसकी फैमिली हिस्ट्री आती है, उसकी अपनी पर्सनल हिस्ट्री आती है, मेडिकल हिस्ट्री आती है, और कह लो कि एजुकेशनल हिस्ट्री, मतलब सारी तरह की हिस्ट्री हम उसकी लेते हैं, उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं, राइट। केस स्टडी मेथड जो है वो ज़्यादातर कौन यूज़ करते हैं? साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो डायग्नोज करते हैं, ठीक है, पर्सन को या क्लाइंट को, वो ज़्यादातर केस स्टडीज़ तैयार करते हैं, ओके। नेक्स्ट था ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड भी आपको समझाया था कि किसी पर्सन से कोई क्वेश्चन नहीं करना है, उसे हमने कोई टेस्ट नहीं देना है, जस्ट उससे सिंपली ऑब्जर्व करना है, अपनी तरफ से देखना है कि उसको देखकर, उसके बिहेवियर को देखकर उसको असेस करना है, राइट। उसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं करनी है, उसे कोई टेस्ट नहीं देना है फिल करने के लिए, बस उसे जस्ट देखना है, उसे ऑब्जर्व करना है कि वो पर्सन कैसा है, राइट। उसके दूसरे पर्सन के साथ अगर रिलेशन देखनी है तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि आप बताओ कैसे हैं, या हम उसको कैसे टेस्ट करेंगे, तो उनको जस्ट ऑब्जर्व करेंगे कि उसका रिलेशन दूसरे पर्सन के साथ कैसा है। क्या एग्जाम्पल दी थी कि मान लो 2 सिस्टर्स हैं, उनका देखना है कि उनका आपस में बिहेवियर कैसा है, तो उनको एक कमरे में छोड़ देंगे, राइट, और उन पर नज़र रखेंगे कि किस तरह से बिहेव कर रही हैं वो दोनों आपस में, ठीक है। तो हमें ऑब्जर्व करने से पता चल जाएगा ना कि उनका बिहेवियर एक दूसरे के साथ कैसा है, अच्छा है, बुरा है, या ठीक है कैसा भी है। नेक्स्ट है सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट में क्या बताया था बेटा? सेल्फ यानी खुद, वो पर्सन जिसकी इंफॉर्मेशन हमें लेनी है वो खुद अपने बारे में आपको रिपोर्ट करता है, वो खुद अपने बारे में आपको बताता है, ठीक है। उसके ओपिनियन क्या हैं, उसके बिलीव्स क्या हैं, उसकी हैबिट्स क्या हैं, उसके जो भी उसके इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग वो खुद आपको देता है, ठीक है। ये भी इंटरव्यू मेथड की तरह ही होता है, राइट। तो ये थी हमारी जो प्रीवियस रिवीजन हमने की है। अब हम नेक्स्ट अपना न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इंटेलिजेंस, ठीक है बेटा। व्हाट इज इंटेलिजेंस? तो 2 मिनट के लिए आप सोच के देखो कि इंटेलिजेंस क्या होती है। तो आप क्या कहोगे कि इंटेलिजेंस क्या होती है? यहाँ पे क्या लिखा है? इंटेलिजेंस is a key construct employed to know how individual differ from one another. इंटेलिजेंस एक ऐसा जरिया है, एक ऐसी चाबी है जिसकी थ्रू हम बता सकते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल दूसरे पर्सन से कैसे अलग है, ठीक है, ठीक है ना। तो अब आगे आपको कई डेफिनेशंस यहाँ दी हुई हैं, फेमस डेफिनेशंस जो आपको लर्न करनी है बेटा। फर्स्ट इज फ्रॉम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एक्सप्लेन्स intelligence as the power of perceiving, learning,
अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या है कि किस तरह से हम किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, किस तरह से हम कुछ लर्न करते हैं, लर्न कर रहे हैं या नहीं, या हो रहा है या नहीं। अंडरस्टैंड, समझ पाते हैं हम किसी चीज़ को या समझ ही नहीं पा रहे, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कुछ बात कह रहा है, हमें समझ भी आ रही है या नहीं। ठीक है, नोइंग, हमें जानकारी कितनी है। इन सब चीज़ों के मिश्रण को इंटेलिजेंस माना है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन अल्फ्रेड बिने की तरफ से, हु वाज फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु वर्कड ऑन इंटेलिजेंस। ये फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस पे वर्क किया। उनके अकॉर्डिंग क्या है इंटेलिजेंस? ही डिफाइंड इंटेलिजेंस एज अ एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अल्फ्रेड बिने की तरफ से क्या डेफिनेशन दी गई है कि जो इंटेलिजेंस है उसका मतलब क्या है कि अगर पर्सन किसी चीज़ को जज कर पा रहा है, ठीक है, फैसले ले पा रहा है, तो वो इंटेलिजेंट है। समझ पा रहा है अच्छे तरीके से, तो वो इंटेलिजेंट है। और रीजन कर पा रहा है, तर्क दे पा रहा है, तो वो इंटेलिजेंट है। ये तीन चीज़ें अल्फ्रेड बिने की तरफ से ज़रूरी होनी चाहिए एक इंटेलिजेंट पर्सन में, राइट। नेक्स्ट आपको डेफिनेशन दी गई है बेटा बचेस्लर की तरफ से, जिन्होंने कहा है कि द इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी of an individual to think rationally, act purposefully and to deal effectively with his or her environment। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस का मतलब एक ऐसी कैपेसिटी है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल, एक पर्सन अच्छे से सोच पाता है, ठीक है, काम कर पाता है, जिस पर्पस से आप किसी काम में लगे हो वो पर्पस पूरा हो पाता है, तो आप इंटेलिजेंट हो। एंड डील विद इन्वायरमेंट इफेक्टिवली, वो इन्वायरमेंट के साथ अच्छे से डील कर पाता है। मतलब क्या है कि आपके इन्वायरमेंट में चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आपके आसपास चाहे कैसी सिचुएशन हो, चाहे पॉजिटिव सिचुएशन हो चाहे नेगेटिव सिचुएशन हो, आप दोनों सिचुएशंस को हैंडल कर पाते हो, दोनों सिचुएशंस में सर्वाइव कर पाते हो, दैट मीन्स यू आर इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, अगर आप दोनों सिचुएशंस में सर्वाइव कर लेते हो, दैट मीन्स यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन अकॉर्डिंग टू बचेस्लर। ओके, तो नेक्स्ट है गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग की तरफ से जो डेफिनेशन दी गई है, इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट इंडिविजुअल नॉट ओनली अडेप्ट्स टू द इन्वायरमेंट बट ऑल्सो एक्टिवली मॉडिफाइज और शेप्स इट। अब वो क्या कहना चाहते हैं कि जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है ना, जो इंटेलिजेंट इंडिविजुअल पर्सन है, वो सिर्फ इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं करता, उसके साथ साथ वो मॉडिफाई भी करता है, शेप भी देता है हर उस सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंगली। कहने का सेम वही मतलब है कि इन्वायरमेंट कैसा भी हो, इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आपके लिए कैसा हो, अच्छा हो ना हो, आप उसको अपने ही ढंग से ढाल सकते हो, तो आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो। ठीक है बेटा, ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से इंटेलिजेंस समझ आ चुकी होगी कि इंटेलिजेंस आखिर होती क्या है, राइट। इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ टॉपर होना नहीं होता क्लास में कि हम टॉपर हो गए हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स, कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं जिनके थ्रू हम इंटेलिजेंट बनते हैं, या हम किसी पर्सन को इंटेलिजेंट कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं ये है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंट आपको समझ आ गया, अब है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें आपको अलग अलग अप्रोचेस दी गई हैं बेटा थ्योरी इंटेलिजेंस की। फर्स्ट इज साइकोमेट्रिक अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस साइकोमेट्रिक अप्रोच, कंसिडर्ड इंटेलिजेंस इज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज। ठीक है, वही चीज़ आ गई कि एबिलिटीज़ हैं, एक बंच ऑफ एबिलिटीज़ है जिसमें बहुत सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, आपके दिमाग की जो एबिलिटीज़ हैं, आपकी मेमोरी की जो एबिलिटीज़ हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या कहती है कि इट इज़ अ
पीपल यूज इंटेलेक्चुअल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये वो प्रोसेसेस हैं जो कोई इंसान, लोग यूज करते हैं किस चीज के लिए? इंटेलेक्चुअल रीजनिंग के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ठीक है, इस अप्रोच ने क्या कहा है कि ये एक एबिलिटीज हैं, ये एबिलिटीज हैं, बंच ऑफ एबिलिटीज है जिनके थ्रू हम इंटेलिजेंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या कहती है कि प्रोसेसेस होते हैं हमारे माइंड में, कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू हम कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या फिर अपनी इंटेलिजेंस को शो करते हैं। राइट, नेक्स्ट है अल्फ्रेड बिने, जो कि हमने बताया आपको पहले भी कि फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस पे वर्क किया। उनके अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने क्या किया, बिनेज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज rather simple as it arose from his interest in differentiating more intelligent from less intelligent individuals। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि इंटेलिजेंस क्या है, सिर्फ ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन या कम इंटेलिजेंट पर्सन, इस पे उन्होंने उसको कंसेप्चुलाइज किया है। क्या कहना चाह रहे हैं, ही कंसेप्चुलाइज इंटेलिजेंस एज अ कंसिस्टिंग ऑफ वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज। उनका क्या कहना है कि हमारे पास एक सेट होता है एबिलिटीज का, ओनली वन सेट ऑफ एबिलिटीज, जिसके थ्रू हम या तो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं बस। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या थी, सिर्फ ये था कि एक पर्सन है, ठीक है, या तो वो अपने सेट ऑफ एबिलिटीज, उन्होंने बताया ना कि इट इज अ वन सेट ऑफ एबिलिटीज। ठीक है, इस सेट की थ्रू, इस सेट की मदद से, इन एबिलिटीज की तरफ मदद से, इन जो एबिलिटीज उसकी हैं दिमाग की, जो क्या कहते हैं उसको हिंदी में, अरे एबिलिटीज को क्या बोलेंगे हिंदी में, उसकी जो क्षमताएं हैं, ठीक है, उसके दिमाग की जो क्षमताएं हैं, उनके थ्रू अगर वो अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है तो वो बिने के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट पर्सन है। लेकिन अगर वो सारी सॉल्व नहीं कर पाता है तो वो कम इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने क्या कंसेप्ट दिया, सिर्फ इंटेलिजेंट और कम इंटेलिजेंट पर्सन का, ज़्यादा इंटेलिजेंट कम इंटेलिजेंट, बस। ठीक है, सो इसी वजह से उन्होंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। एक वन फैक्टर थ्योरी बोला जाता है इसको, यूनिफैक्टर थ्योरी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही फैक्टर दिया जिसके अकॉर्डिंग हम इंटेलिजेंट होते हैं या जिसके अकॉर्डिंग हमारा माइंड जो है वर्क करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये थ्योरी जो है क्रिटिसाइज हुई। क्यों क्रिटिसाइज हुई, क्योंकि 1927 में स्पियर्समैन, कार्ल स्पियर्समैन, जिन्होंने अपनी टू फैक्टर थ्योरी दी इसके क्रिटिसिज्म में। ठीक है, क्योंकि इन्होंने वन फैक्टर एक्सप्लेन किया, लेकिन कार्ल स्पियर्समैन ने क्या कहा कि इंटेलिजेंस जो है वो टू फैक्टर थ्योरी है। कैसे, उनकी तरफ से दो फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाए गए यहाँ पे, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। ठीक है, जी फैक्टर से उनका क्या मतलब था कि वो फैक्टर जो जनरली हम अपनी इंटेलिजेंस शो करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जनरल फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर जो हम अपनी इंटेलिजेंस शो करने के लिए यूज करते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, G factors includes mental operations which are primarily and commonly to all performances। क्या है कि इसमें कुछ जर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि इंटेलिजेंस परफॉर्म करने के लिए कॉमन होते हैं, राइट, जो हम सब यूज करते हैं। लेकिन जी फैक्टर्स में क्या क्या उन्होंने बताया है, एक्सीलेंट सिंगर्स होते हैं ये। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें एक अलग फैक्टर होता है, जी एक्स फैक्टर। ठीक है, एस फैक्टर यानी किसी तरह की अलग हुनर होना, किसी तरह की अलग स्किल होना। ठीक है, जी फैक्टर जो है जनरल फैक्टर, वो सबके अंदर होता है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग या अपने डेली रूटीन के डिसीजंस हम अच्छे से लेते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, अपनी लाइफ को पढ़ लिख कर एक जॉब सेट कर लेते हैं या एक बिजनेस सेट कर लेते हैं, हम अच्छे से अपनी लाइफ चला लेते हैं। ठीक है, ये होता है जी फैक्टर। लेकिन हमारे अंदर एक अलग कोई हुनर होना जिसके बेसिस पे हम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे चले जाते हैं, वो है एस फैक्टर, राइट। यस, जैसे कि कोई सिंगर है, ठीक है, अगर उसके अंदर एस फैक्टर है, सिंगिंग का एस फैक्टर है, तो वो बड़े लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, कॉम्पिटिशन्स वगैरह में आगे बढ़ता रहेगा, आगे की सोचता रहेगा।
लेकिन अगर उसमें जी फैक्टर है तो वो सिंगर तो है, गा तो लेता है, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ा पाएगा, ठीक है, वो अच्छे से फिर वो धीरे धीरे गाना भी छोड़ देगा, राइट। तो जी फैक्टर यानी जनरल कॉमन फैक्टर्स, और एस फैक्टर यानी किसी अलग एबिलिटी का होना, जो लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं उनमें अलग एबिलिटी है ना, साइंस तो सब पढ़ते हैं लेकिन हर कोई साइंटिस्ट नहीं बनता ना, हमने भी साइंस पढ़ी है, हम साइंटिस्ट थोड़े बन गए, उनमें एस फैक्टर था तभी वो साइंटिस्ट बन गए, राइट। तो ये इसको बोलते हैं टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है, जो भी हमने पढ़ी है, कार्ल स्पियरमैन थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट। अब नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ठीक है, जो कि लुइस द्वारा आपको इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, लुइस थर्नस्टन की तरफ से, ठीक है। इन्होंने थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में क्या बताया कि इंटेलिजेंस जो है वो ना तो वन फैक्टर थ्योरी है ना तो टू फैक्टर थ्योरी है, इनको बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे मिलने हैं जो कि इंटेलिजेंस के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है कि 8 तरह के फैक्टर्स हैं जो एक पर्सन में होने चाहिए इंटेलिजेंट बनने के लिए। अब वो 8 कौन से फैक्टर्स हैं, यहाँ लिखे हुए हैं आपके नेक्स्ट ऊपर की तरफ। फर्स्ट इज वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, सेकंड इज न्यूमेरिकल एबिलिटीज, स्पेशियल एबिलिटीज, परसेप्चुअल स्पीड, ठीक है, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी, ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग, ये चीज़ें जो हैं उनकी तरफ से, उनके अकॉर्डिंगली ये 8 चीज़ें जो है एक पर्सन में होती हैं, तब वो जाके इंटेलिजेंट बनता है, राइट। अब कैसी अलग अलग एबिलिटीज़ बताई है ना उन्होंने, वर्बल एबिलिटी होनी चाहिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स जब आपके अंदर होंगे तब आप जाके इंटेलिजेंट पर्सन की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको आगे एक्सप्लेन की हुई हैं। नेक्स्ट है आर्थर जेनसन की थ्योरी, जो कि जिसको क्या कहते हैं, हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने इंटेलिजेंस की थ्योरी को 2 लेवल में डिवाइड करा है, राइट, लेवल 1 एंड लेवल 2, ठीक है बेटा, 2 लेवल में इन्होंने डिवाइड करा है। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि फर्स्ट लेवल में क्या कहा है इन्होंने कि लेवल 1 इज द एसोसिएटिव लर्निंग, ठीक है, इन विच आउटपुट इज मोर और लेस सिमिलर टू द इनपुट, यानी कि जो आउटपुट होती है एसोसिएटिव लर्निंग होती है, जब हम लर्न करते हैं किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ एसोसिएट करके, ठीक है। तो उनका कहना क्या है, इस तरह की लर्निंग में जो इनपुट होती है उससे आउटपुट जो होती है वो बहुत ज़्यादा या कम सिमिलर होती है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, रोट लर्निंग, यहाँ पे एग्जाम्पल दी उन्होंने, मेमोरी की एग्जाम्पल दी है। मान लो कि आप कोई चैप्टर लर्न कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, आपका इनपुट क्या है, एक चैप्टर, पूरा एक चैप्टर पढ़ना चाह रहे हो आप, एक चैप्टर आपका इनपुट है कि मैं पूरा एक चैप्टर लर्न करूंगा और मेरा आउटपुट आएगा कि मैं एक का एक चैप्टर पूरा लर्न कर लूंगा, ठीक है, ये आपके माइंड में है। तो आप एक चैप्टर पढ़ना शुरू करते हो, लेकिन जब आपका टेस्ट होता है तो आप एक चैप्टर की जगह आधा ही लर्न कर पाते हो या उससे भी कम लर्न कर पाते हो, ठीक है, तो ये आपके आउटपुट। क्यों है ऐसी, क्योंकि कई बार रोट लर्निंग होती है। रोट लर्निंग यानी कि आप कई बार ऐसा करते हो कि उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हो, रट्टाफिकेशन का सहारा लेते हो, ठीक है, रट्टे मारते हो, तो आपको जब वो समझ ही नहीं आएगा तो आपको पूरे चैप्टर लर्न ही नहीं होगा, ठीक है ना बेटे। अगर आप उसको समझ के पढ़ोगे, उसको ध्यान से पढ़ोगे, दिमाग लगा के पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो चाहे जितना भी बड़ा चैप्टर हो वो आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है ना। अब आती है मेमोरी, या तो फिर आपकी मेमोरी उतनी है या आप उतना लर्न कर ही नहीं पाते हो, राइट, तो आउटपुट उतनी आती ही नहीं है। और लेवल 2 में क्या बताया उन्होंने कि इट्स कॉल्ड कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस इन्वॉल्व्स अ हायर ऑर्डर ऑफ स्किल्स एज द ट्रांसफॉर्म इनपुट टू प्रोड्यूस एन इफेक्टिव आउटपुट। अब ये क्या कह रहे हैं कि लेवल 2 में आपकी स्किल्स आ रही हैं, स्किल्स यानी वो हुनर जिनके इस्तेमाल से आप अपनी आउटपुट को बेटर कर लेते हो, राइट। अब मान लो कि लर्निंग में उतना आप आउटपुट नहीं दे पा रहे हो, कोई चैप्टर लर्न करा लेकिन हुआ नहीं आपको, ठीक है, आप आउटपुट जो है वो कम दे पाए। लेकिन अगर स्किल्स हैं, स्किल्स में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट होता है उन चीज़ों में,
ठीक है। आप उसमें रट्टा तो नहीं लगा सकते ना स्किल्स में। स्किल्स को अगर सीखोगे तो प्रैक्टिकली सीखोगे, राइट। और प्रैक्टिकली सीखी गई चीज़ें आपको आउटपुट ज़्यादा अच्छी देती हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है जेपी गिलफोर्ड प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, ठीक है। अब इंटेलिजेंस का एक और मॉडल आया जिसको बोलते हैं इंटेलेक्ट मॉडल, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि जो इंटेलिजेंस है उसको 3 कंपोनेंट्स में क्लासिफाई कर दिया। इनके अकॉर्डिंग ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो तीनों अगर सही से काम कर रहे हैं तो आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो, राइट। अब एक एक को एक्सप्लेन करें तो ऑपरेशंस में क्या आता है। ऑपरेशंस आर व्हाट द रिस्पोंडेंट डज, ठीक है। रिस्पोंडेंट क्या होता है, रिस्पॉन्स करने वाला। कोई काम है, कोई उसको हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अगर उसको हम कर रहे हैं, रिस्पोंडेंट कौन हुए, हम, मैं हुई, आप हुए, ठीक है। अगर आपको एक चैप्टर दिया जाता है कि पढ़ो तो आप रिएक्ट कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो उसको, आप उस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हो, ठीक है। तो आप क्या हुए, रिस्पोंडेंट। तो ऑपरेशन क्या है, जो काम एक पर्सन करता है, रिस्पोंडेंट करता है, उसको कहते हैं ऑपरेशन, ठीक है। दीज इंक्लूड कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन। अब कॉग्निशन आ गई आपका, है ना, माइंड आ गया उसमें, कैसे आप रिसीव कर रहे हो, कैसे लर्न कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है, रिसीव कैसे किया उस इंफॉर्मेशन को, ठीक है ना। फिर आ जाती है आपकी मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी में रिकॉर्ड करके रखते हो, फिर उसको लर्न करने के लिए रिटेन करके रखते हो उस चीज़ को, ताकि आपको फर्दर भी याद रहे, आपको 1-2 दिन बाद भी पूछा जाए तो याद रहे। तो ये ऑपरेशंस होते हैं जिनमें कॉग्निशन आ जाती है आपकी, ठीक है। उसके बाद है कंटेंट्स। कंटेंट्स रेफर्स टू द नेचर ऑफ द मटेरियल, किस तरह का मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो। आपको बुक दी गई है तो वो विजुअल मटेरियल है। अगर आपको कैसेट दी गई है कि इसको सुनो और याद करो तो वो ऑडिटरी मटेरियल है, ऑडिटरी कंटेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट इंक्लूड्स विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, लेटर, नंबर्स, कुछ भी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या आता है, प्रोडक्ट रेफर्स टू द फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसीड बाय अ रिस्पोंडेंट। प्रोडक्ट क्या होता है, अब आपने चैप्टर लर्न कर लिया, उसको रिटेन करके भी रख लिया, तो प्रोडक्ट क्या होगा, जो आप टेस्ट देंगे, राइट। मान लो मैंने आपको चैप्टर लर्न करने के लिए तो दे दिया और आपने उस ऑपरेशन को परफॉर्म भी कर दिया कंटेंट के थ्रू। कौन से कंटेंट के थ्रू, या तो वीडियो के थ्रू, या क्वेश्चन पढ़ लिया आपने बुक के थ्रू, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट क्या होगा, आपने टेस्ट दिया और वो टेस्ट अच्छा गया, आपके फुल में से फुल मार्क्स आ गए, तो वो प्रोडक्शन हो गई, राइट। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इंटेलिजेंस बनाती हैं अकॉर्डिंग टू जेपी गिलफोर्ड, राइट बेटा। नेक्स्ट आ रही है हमारी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। पहले हम ये देख लें, ये आपको रिवाइज हो गया ना सारा, ओके। जितनी भी हमने पढ़ी हैं इनमें क्या था, इंटेलिजेंस काफ़ी सारी एबिलिटीज़ को मिला के उन्होंने कहा कि सिर्फ टॉपर होना इंटेलिजेंट नहीं होता, कि आप में ये सारी एबिलिटीज़ होनी चाहिए, प्रिसीविंग होनी चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, नोइंग, रीजनिंग, ठीक है, जजिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। आप इफेक्टिवली डील कर पाते हो एनवायरनमेंट के साथ, या पर्पसफुली अपने एक्ट को कर पाते हो, तो ये सारी चीज़ें मिलके इंटेलिजेंस बनाती हैं। नेक्स्ट आपको क्या बताया गया था, साइकोमेट्रिक अप्रोच थी फर्स्ट, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये एक बंच ऑफ एबिलिटीज़ है। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, जिसमें आपको बताया था कि ये एक प्रोसेसिंग है, मेंटल प्रोसेसिंग है, जिसके थ्रू हम इंटेलिजेंट बनते हैं या इंटेलिजेंस को परफॉर्म करते हैं, राइट। नेक्स्ट आपको क्या बताया था, अल्फ्रेड बिने की थ्योरी, 1 फैक्टर थ्योरी, जिसको यूनिफैक्टर थ्योरी भी बोला जाता है। इसमें उन्होंने क्या कहा था कि एक एबिलिटीज़ हैं, जस्ट अ सेट ऑफ एबिलिटीज़, जिनके बेसिस पे कोई पर्सन मोर इंटेलिजेंट या लेस इंटेलिजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट था 2 फैक्टर थ्योरी, जिनमें उन्होंने आपको 2 फैक्टर्स दिए, जी फैक्टर और एस फैक्टर्स, कि ये 2 फैक्टर्स होते हैं इंटेलिजेंस के। अगर आप थ्योरी की बात करें तो 2 फैक्टर्स होते हैं, जर्नल फैक्टर्स, जिनके अकॉर्डिंग हम अपनी डेली रूटीन की लाइफ को स्पेंड करते हैं, और एस फैक्टर, जिसमें आपके अलग से कोई हुनर या एबिलिटी आ जाती है, राइट। फिर उसके बाद हमने किया था यहाँ पे थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं कुछ ऐसी एबिलिटीज़ जिनके थ्रू हम इंटेलिजेंट होते हैं,
8 एबिलिटीज़ उन्होंने बताई थी जो हमने यहाँ ऊपर पढ़ी थी, राइट। उसके बाद आते हैं जेनसन्स, जिन्होंने हायरार्किकल मॉडल दिया जिसमें 2 लेवल की थ्योरी बताई आपको इंटेलिजेंस की, ठीक है, एसोसिएटिव लर्निंग और कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस की। उसके बाद था गिलफर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, जिसमें उन्होंने 3 तरह से क्लासिफाई करा, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट्स, ठीक है बेटा। अब ये आपको रिवाइज हो चुका है, दोबारा से एक बार हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तब भी इसको रिवाइज करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है और हम जानते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ एक फैक्टर से नहीं बनती, ठीक है। इंटेलिजेंस के लिए हमारे अंदर मल्टीपल एबिलिटीज़ होनी चाहिए, मल्टीपल कैटेगरीज हैं जो जिनके अकॉर्डिंग हम इंटेलिजेंट होते हैं, राइट। तो ये थ्योरी थी हार्वर्ड गार्डनर की, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी। इनके अकॉर्डिंग क्या था, इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, रैदर डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट, कि बहुत टाइप की इंटेलिजेंस है जो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। आगे उन्होंने इन सारी टाइप्स को एक्सप्लेन किया हुआ है बेटा। ये टाइप्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इन टाइप्स से मिलती हैं, तो मैं यहाँ पर इनको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आप जब आप लर्न करोगे तो इनको रिलेट करके पढ़ना, राइट, तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ है फर्स्ट पॉइंट लिंग्विस्टिक, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, स्किल इन्वॉल्व द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। अब जो लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक में आपको क्या समझ में आ रहा है बेटे, सोच के देखो। लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज से रिलेटेड आपकी जो स्किल है, राइट, ठीक है बेटा। रिलेटेड अगर आपके पास स्किल है तो आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है, आपकी ये इंटेलिजेंट एबिलिटी है, राइट। तो इसके बेसिस पे क्या है, पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर वर्ड स्मार्ट। जो पर्सन इस तरह के इंटेलिजेंस को रखता है या जिस पर्सन में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है वो क्या होते हैं, वर्ड स्मार्ट, यानी कि उनकी जो वोकैबुलरी होती है वो बहुत अच्छी होती है। और ऐसे लोग क्या बनते हैं आगे जाके, पोइट बनते हैं या फिर राइटर बनते हैं, ठीक है, क्योंकि वोकैबुलरी अच्छी है, लैंग्वेज अच्छी है उनकी, ठीक है, फ्लुएंटली बोल पाते हैं, अच्छे वक्ता बनते हैं। वक्ता यानी कि बोलने वाला, अच्छा बोलने वाला। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे एंकर वगैरह बन जाते हैं, राइट, जिनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, ओके बेटा। नेक्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अब लॉजिकल होते हैं जो लोग, लॉजिकली सोचते हैं या मैथमेटिकल ऑपरेशंस अच्छे करते हैं, इसका मतलब उनमें लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का लेवल ज़्यादा है, ठीक है। स्किल्स इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसे लोग साइंटिफिक थिंकिंग में अच्छे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में अच्छे होते हैं, राइट। तो जो मैथ्स में इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे, उनमें मैथमेटिकल स्किल होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशियल स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स। मतलब क्या है कि आपके माइंड में जो इमेजेस बनती हैं, विजुअल इमेजेस बनती हैं, ठीक है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग, यूजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग मेंटल इमेजेस। मतलब कि आपके दिमाग में मेंटल इमेजेस यानी कुछ आइडियाज़ हैं, इमेजेस हैं, उनको आप यूज़ कर पाते हो अच्छे से, उनको ट्रांसफॉर्म कर पाते हो, रियल कर पाते हो, ठीक है। अब मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो कि आप एक बहुत अच्छे मान लो आप एक बहुत अच्छे पेंटर हो, राइट, आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो, लेकिन अगर आपने कोई सीन सोच के रखा है अपने माइंड में और आप उसको पेंट करना चाहते हो, दैट मीन्स आपके दिमाग की जो वो फोटोग्राफ है आप उसको तभी अच्छे से पेंट कर पाओगे, तभी अच्छे से किसी कागज पे उतार पाओगे जब आपके पास स्पेशल इंटेलिजेंस होगी, राइट। आपके माइंड में बहुत सारी इमेजेस हैं बनी हुई, आप अपने माइंड में बहुत कुछ सोचते हो कि मैं ये बना सकता हूँ, मैं वो बना सकता हूँ, लेकिन आप उसको कागज पे तभी उतार पाओगे, उसका ट्रांसफॉर्मेशन तभी कर पाओगे जब आप में स्पेशल एबिलिटी या स्पेशल इंटेलिजेंस होगी, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे लोग क्या होते हैं,
पेंटर्स, ये देखो यहाँ पे आ गए ना, पेंटर होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। आर्किटेक्ट होते हैं, आर्किटेक्ट भी वही होते हैं ना, जैसे माइंड में कोई बिल्डिंग वगैरह का स्टाइल सोच लिया, नक्शा सोच लिया, डिज़ाइन सोच लिया, फिर उसको बना तो तभी पाएंगे ना जब वो उनके अंदर ये स्किल होगी, तब वो उसको रियल में बना पाएंगे, ठीक है। क्योंकि दिमाग में तो मैं भी बहुत कुछ सोच सकती हूँ, अगर मैं आर्किटेक्ट नहीं भी हूँ तब भी मैं सोच सकती हूँ कि कोई बिल्डिंग ऐसी बन सकती है, लेकिन उसको सही से बनाने के लिए हमारे अंदर ये स्किल होनी चाहिए, तब हम उसको रियल में बना पाएंगे। ओके, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अब आप म्यूजिकल इंटेलिजेंस के बारे में तो जानते होंगे, सुनने में ही आपको पता चल जाता है कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी रिदम की समझ होना, म्यूजिक की समझ होना, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनमें म्यूजिकल, अब यहाँ पे क्या लिखा है, सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम्स एंड पैटर्न्स, कि म्यूजिकल रिदम्स हैं, जो पैटर्न्स हैं म्यूजिकल, उनको आप अच्छे से जल्दी से समझ पाते हो। जब आपके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस है तो आप म्यूजिकल रिदम को या म्यूजिकल पैटर्न्स को अच्छे से समझ पाते हो, जल्दी से कैच कर पाते हो, राइट। इट इज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट एंड मैनिपुलेट अ म्यूजिकल पैटर्न्स, यानी कि अगर आपके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस है तो आप बहुत आसानी से म्यूजिकल जो पैटर्न्स हैं उनको क्रिएट कर पाते हो, प्रोड्यूस कर पाते हो, राइट, या मैनिपुलेट कर पाते हो। मान लो कई लोग होते हैं, जैसे कोई सॉन्ग रिलीज हुआ, कई लोग अपने धुन में गाते रहते हैं, कई चेंज कर पाते हैं उस ट्यूनिंग को। कई बार कोई पर्सन, मान लो कि उसके अंदर म्यूजिकल एबिलिटी ज़्यादा है, तो मेरी एक फ्रेंड है, चलो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, अगर कोई सॉन्ग आ रहा है उसको नहीं पसंद, उसको उसका म्यूज़िक नहीं अच्छा लगा, यार इसका म्यूज़िक ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये सैड सॉन्ग है, इसका म्यूज़िक इस तरह से होना चाहिए था, मतलब वो मॉडिफाई कर पा रहे हैं बने हुए म्यूज़िक को भी। दैट मीन्स उनके अंदर म्यूज़िकल जो इंटेलिजेंस है, राइट, ठीक है ना, वो तभी तो मॉडिफाई कर पा रहे हैं, उनके अंदर म्यूज़िक को समझने की कैपेसिटी है, इंटेलिजेंस है, राइट। तो वो म्यूज़िकल जो पैटर्न्स हैं उनको मॉडिफाई कर पाते हैं, ठीक है। पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर वेरी सेंसिटिव टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, एंड उनको साउंड्स का भी जल्दी पता चल जाता है। ऐसे जो इंटेलिजेंस होती है इसके थ्रू उनको साउंड्स और वाइब्रेशंस का भी जल्दी पता चल जाता है, ठीक है। मान लो हमने वाइब्रेशन मोड पे फ़ोन डाला हुआ है तो उनको बहुत जल्दी से वो वाइब्रेशन सुन जाती है, वो उनका जो सेंस होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है फॉर साउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडीली काइनेस्थेटिक। अब ये इंटेलिजेंस है, ये भी आपको आप नेम से पता कर सकते हो। बॉडीली काइनेस्थेटिक मतलब वो एबिलिटी जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके अपनी इंटेलिजेंस शो करते हैं, राइट। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक में क्या आता है, यूजिंग होल और पोर्शंस ऑफ अ बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली, यानी कि हम अपनी बॉडी का यूज़ कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ करते हैं अपनी बॉडी की, और अपनी बॉडी की क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, दिस कंसिस्ट ऑफ द यूज ऑफ होल बॉडी और पोर्शन ऑफ द बॉडी फॉर डिस्प्ले और कंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि हम किसी भी काम को करने के लिए अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, या पार्शली या फिर होल बॉडी का, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं जिनमें बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का लेवल ज़्यादा होता है, वो कौन से लोग होते हैं, एथलीट्स होते हैं। अब एथलीट्स देखो, उनकी बॉडी यूज़ होती है ना उनके काम में, एथलीट्स हो गए, डांसर्स हो गए। तो डांसर्स जब तक बॉडी को मूव नहीं करेंगे तो डांस नहीं कर पाएंगे, राइट। सोच सोच के तो डांस नहीं कर सकते ना, कि मैंने दिमाग में सोच लिया और डांस हो गया, नहीं हो सकता ना। तो डांस करने के लिए उनको बॉडी को मूव करना पड़ेगा, तो इसमें भी बॉडीली काइनेस्थेटिक उनकी जो इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा होनी चाहिए। जो कोरियोग्राफर्स होते हैं डांसर्स में, देखिए जो कोरियोग्राफर्स होते हैं वो म्यूज़िक को सुन के ही मूव्स बनाते हैं, अपने दिमाग से बनाते हैं ना वो मूव्स, कि इस वर्डिंग पे क्या मूव करना चाहिए, इस वर्डिंग पे हमें किस तरह से हाथ हिलाने चाहिए, इस वर्डिंग पे हमें क्या एक्शन करना चाहिए। तो वो लोग हैं जिनमें बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, राइट। एक्टर्स हो गए, इम्प्रेशंस, फेस इम्प्रेशंस देते हैं, वो अपने एक्सप्रेशंस देते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्समैन हो गए,
गेम्स जो खेलते हैं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बॉडी का यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, जिम्नास्ट आ जाते हैं इसके अंदर। तो ये लोग हैं जो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस ज़्यादा रखते हैं, राइट। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल। तो इंटरपर्सनल में क्या आ रहा है? सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अ सबटल एस्पेक्ट ऑफ अदर्स बॉडी, अदर्स बिहेवियर, राइट। तो अब इंटरपर्सनल में क्या आ रहा है कि इंटर क्यों? उनके अंदर के बिहेवियर, अंदर की फीलिंग्स, ठीक है, लोगों की फीलिंग्स के बारे में जानना, लोगों के बिहेवियर को समझना, ठीक है। दिस इज अ स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ अदर पीपल्स, ठीक है। दूसरे लोगों के बिहेवियर को समझना, दूसरे लोगों की फीलिंग्स को समझना, दूसरे लोगों के मोटिव्स को समझना। ऐसे लोग जिनमें इंटरपर्सनल एबिलिटी होती है वो दूसरों की फीलिंग्स को जल्दी से समझ पाते हैं, राइट। उनके साथ अच्छे रिलेशन बना पाते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग हैं जो क्या बनते हैं? साइकोलॉजिस्ट हो गए, काउंसलर हो गए, सोशल वर्कर हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, राइट। ठीक है बेटा। अब अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है या काउंसलर की ही बात कर लो, काउंसलर जो होते हैं जिनको दूसरों के साथ बात करनी होती है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको क्लाइंट से उनकी इन्फॉर्मेशन निकलवानी होती है, काउंसलर हैं उनको गाइड करना होता है दूसरे लोगों को। तो अब अगर उनको दूसरों के बारे में पता चल गया, उनका बिहेवियर कैसा है, उनको कैसी बात करना पसंद है, तो वो वैसे ही उनके साथ बात करेंगे और फिर उतने ही जल्दी वो पर्सन काउंसलर पर या साइकोलॉजिस्ट पे ट्रस्ट करेगा और अपनी इन्फॉर्मेशन उनको देगा, ठीक है। या फिर काउंसलर की बात को सुनेगा, तभी सुनेगा ना अगर उनके रिलेशन अच्छे होंगे, साइकोलॉजिस्ट और क्लाइंट के रिलेशन अच्छे होंगे या काउंसलर और क्लाइंट के रिलेशन अच्छे होंगे, तभी तो वो उनकी बात सुनेंगे ना। तो उसके लिए इन दोनों में इंटरपर्सनल एबिलिटी या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होनी बहुत ज़रूरी है, राइट। तो नेक्स्ट आ जाती है इंट्रापर्सनल। बेटा ये दोनों सेम सी लग रही हैं तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। इंटरपर्सनल जो होती है वो दूसरों के लिए होती है, दूसरों की एबिलिटीज़ या बिहेवियर और फीलिंग्स को समझने के लिए। जो इंट्रापर्सनल होती है, इंट्रापर्सनल, वो अपने लिए होती है, अपनी फीलिंग्स के लिए, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग्स, मोटिव्स एंड डिजायर्स, कि हमें अवेयर होना चाहिए अपनी ही एबिलिटी, अपनी डिजायर और अपनी फीलिंग्स के लिए। अब मान लो कि कोई पर्सन बैठा है, उसको अपने बारे में ही नहीं पता, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, या उसको यही नहीं पता, तो हम उसको इंटेलिजेंट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। तो अपनी जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं क्या चाहती हूँ, ठीक है ना। अब अगर आपके अंदर इंट्रापर्सनल एबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो आप 10th में कोई कोर्स ऑप्ट कर पाते? अगर आप नहीं जानते कि आप बनना क्या चाहते हो, अगर आप नहीं जानते कि आपको पसंद क्या है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपको +1 में मुश्किल आती है कि नहीं? ऑब्वियसली आती ना बेटा। अगर आपको पता ही नहीं है आपको आगे जाके, अब मान लो अगर आपको पता है आपको आगे जाके टीचर बनना है, तो आप बीएड का कोर्स ऑप्ट करोगे? ऑब्वियसली करोगे, राइट। आर्ट्स लोगे +1 में, ठीक है, तभी आप टीचर बन पाओगे, ओके। तो आपको अपनी अंदर की डिजायर्स और मोटिव्स और फीलिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में आता है। नेक्स्ट इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, सेंसिटिविटी टू द फीचर्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। अब नेचुरल वर्ल्ड क्या है? क्या है नेचुरल वर्ल्ड? जानवर हैं, पक्षी हैं, हमारा इन्वायरमेंट है, पेड़ पौधे हैं, राइट। इनके लिए भी हमारे अंदर सेंसिटिविटी यानी कि नॉलेज होनी चाहिए कि इस इन्वायरमेंट के साथ, नेचुरल वर्ल्ड के साथ हमें कैसे डील करना है, राइट। तो अगर कोई पर्सन है, मान लो यूं ही सड़क पे जाते जाते, मान लो कुत्ता जा रहा है सड़क पे, ठीक है, तो हमें इतनी समझ तो है ना कि वो बेचारा हमें क्या कह रहा है, कुछ नहीं, हम उसको क्यों छेड़ेंगे? जब तक हम उसको नहीं छेड़ेंगे वो हमें भौंकेगा नहीं, हमें काटेगा नहीं, राइट। इतनी समझ तो हमें है ना। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जाते जाते उसको छेड़ देंगे, उसको डरा देंगे यूं ही, फिर वो बड़े खुश होते हैं कि हाँ वो हमसे डर गया, है ना। होता है ना, ज़्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं। तो क्या है
कि दिस इन्वॉल्व्स कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ आवर रिलेशनशिप विद द नेचुरल वर्ल्ड। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा नेचुरल वर्ल्ड के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है। हमें अपने नेचर के लिए केयर करनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह वो हमारी केयर करता है हमें उसकी करनी चाहिए, ठीक है। फार्मर जैसे करते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं ना, फसलें उगाते हैं, फिर उनका ध्यान रखते हैं बच्चों की तरह, राइट। तो ऐसे लोग फार्मर्स बनते हैं, बॉटनिस्ट बनते हैं, राइट। नेक्स्ट आपकी आ जाती है नेक्स्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस विच इज ट्रायैकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, ये अलग थ्योरी है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो थी हमारी वो हमने पूरी पढ़ ली है, यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो चुकी है हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या था, इसमें पीछे जो पढ़ा है हमने ये रिवाइज कर लिया अभी। मल्टीपल इंटेलिजेंस में अलग अलग आपको इंटेलिजेंस बताई थी जो हमारे अंदर होनी ज़रूरी है। लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज की इंटेलिजेंस होनी ज़रूरी है। लॉजिकल मैथमेटिकल यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिसे हम अच्छे से कर पाते हैं, राइट। स्पेशियल जिसमें कि हम अपनी इमेजिनेशन को रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, राइट। उसके बाद आ जाती है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, जो जिन लोगों में म्यूज़िकल एबिलिटीज़ होती हैं, जो अच्छे से म्यूज़िक को समझ पाते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक जिनमें एथलीट्स आ जाते हैं, डांसर्स आ जाते हैं। इंटरपर्सनल बेटा और इंट्रापर्सनल कंफ्यूज नहीं होना। इंटरपर्सनल लोगों की फीलिंग्स और इंट्रापर्सनल अपनी फीलिंग्स के बारे में जानकारी होना, राइट। उसके बाद आ जाता है नेचुरलिस्टिक, नेचुरल वर्ल्ड के साथ आप किस तरह से डील करते हो, आपका रिलेशनशिप कैसा है नेचुरल वर्ल्ड के साथ, ये आपकी इंटेलिजेंस है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपकी नेक्स्ट थ्योरी विच इज़ ट्रायैकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, जो कि है रॉबर्ट स्टैनबर्ग की, जो हमें इंट्रोड्यूस करवाई थी 1985 में, ठीक है। तो ये थ्योरी हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, अच्छे से आपने पढ़ा होगा। लेकिन अगर कोई भी कमी आपको बेटा लगती है इन वीडियोस में तो आप प्लीज़ डू कमेंट, मुझे कमेंट्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको ज़्यादा इलेबोरेशन चाहिए या आपको एग्जांपल्स और चाहिए, या आपको लगता है कि मेरी वीडियोस में आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अल्टीमेटली इस चीज़ का बेनिफिट आपको ही होने वाला है बेटा, आपको अच्छी और अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़रूर कर देना आप। लाइक और कमेंट, लाइक तो आपके ऊपर है, अगर आपको अच्छी लगेगी तो वो आप कर ही दोगे, ठीक है। वो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो अपना नेगेटिव कमेंट्स अगर आपको लगता है कि आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए या एग्जांपल्स और चाहिए तो बेटा वो बहुत ज़रूरी है कि आप मुझे बताओ, तभी मैं अपनी वीडियोस को और अच्छा कर पाऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ें, रिवाइज ज़रूर करें एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।